लड़का जब कैमरे के साथ खेल रहा था उसने एक डरावनी बात देखी। सामने वाली बिल्डिंग में किसी के घर में एक संदिग्ध आदमी छुपकर घूम रहा था। लड़के ने हैरानी से कैमरे का जूम बढ़ाया, तब जाकर पता चला कि वे दो घर में घुसपैठ करने वाले चोर थे। जैसे ही लड़का सोच रहा था कि पुलिस को बुलाए या नहीं, सामने वाली महिला पड़ोसी पहले ही घर लौट आई। निर्दयी चोरों ने महिला मालिक को बेरहमी से मार डाला। लड़के ने जल्दी से कैमरे में यह सब रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, लेकिन दोनों चोरों ने उसे देख लिया। महिला चोर के धमकी भरे इशारे देखकर लड़का डर के मारे चीख पड़ा। उसकी चीख सुनकर उसकी मां सतर्क हो गई, लेकिन अभी अभी जो कुछ हुआ वह इतना डरावना था कि लड़का डर के मारे अपनी पैंट गीली कर बैठा और असलियत बताने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। अपने बेटे की बेतुकी हालत देखकर लीसा को लगा कि उसके बेटे का ऑटिज्म फिर से उभर आया है और वह लगातार उसे दिलासा देती रही। जब तक बेटा गहरी नींद में नहीं चला गया, लीसा भी धीरे धीरे सो गई। लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक ने उसे जगा दिया। पूरी तरह बेखबर लीसा ने दरवाजा खोल दिया, यह जाने बिना कि वही चोर चांग माओ खड़ा है जिसने अभी हत्या और लूट की थी। उसने झूठ बोला कि वह प्रॉपर्टी का प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन है और घर में आकर लाइनें चेक करना चाहता है। लीसा ने उत्साह से उसे अंदर बुला लिया। इस समय चांग माओ ने फिर झूठ बोला कि उसका गला सूख रहा है और वह पानी मांगना चाहता है। जैसे ही लीसा नीचे पानी लेने गई, चांग माओ ने अलमारियां और दराजें खंगालना शुरू किया ताकि कैमरा ढूंढ सके। लेकिन पानी लेकर लौटती लीसा ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। लीसा उसकी हरकतों पर बहुत गुस्सा हो गई और उसे डांटने लगी कि उसने उसकी अनुमति के बिना बेटे के कमरे में घुसने की जुर्रत कैसे की। इसी दौरान लड़का भी झगड़े की आवाज से जाग गया। जैसे ही उसने चांग माओ को देखा, वह घबरा गया और बार बार माँ को पुकारने लगा। अपने बेटे को डरा देखकर लीसा ने गुस्से में चांग माओ को घर से निकलने को कहा, लेकिन कैमरा न मिलने पर चांग माओ हार मानने वाला नहीं था। लाचार होकर उसने जबरदस्ती की ठान ली। जल्दी में लीसा ने टेबल लैंप उठाई और चांग माओ को मारकर गिरा दिया। फिर वह बेटे का हाथ पकड़कर बाहर भागी, लेकिन पीछे से दौड़ते चांग माओ ने उसकी टांग पकड़ ली। लीसा ने उसे जोरदार लात मारी और बेटे के साथ सेफ्टी रूम में छुप गई। गुस्से में चांग माओ पागलों की तरह कमरे का दरवाजा पीटने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वह वहाँ से गायब हो गया। लीसा को लगा वह जा चुका है, लेकिन जैसे ही उसने सीसीटीवी कैमरे का दृश्य बदला, उसने देखा कि चांग माओ उसके बेटे के कमरे में कुछ ढूंढ रहा है। वहाँ कुछ न मिलने पर वह लौट आया और लीसा को चेतावनी दी कि अगर उसने लड़के का कैमरा नहीं लौटाया तो वह दरवाजे के बाहर ही खड़ा रहेगा। इस समय लीसा को कैमरे के राज के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह उलझन में थी कि चांग माओ कैमरे के पीछे इतना क्यों पड़ा है। आखिर वह कोई कीमती चीज भी नहीं थी। झंझट से बचने और जल्दी जाने के लिए लीसा ने तुरंत कैमरे की जगह बता दी। चांग माओ ने निर्देशों के अनुसार खोजबीन शुरू की और अपने हत्या व डकैती के सबूत हासिल कर लिए। फिर उसे ख्याल आया कि इसका क्लाउड बैकअप भी होगा, तो वह लौटा और दोनों को धमकी दी कि वह खुद बैकअप डिलीट होते देखेगा तभी पूरी तरह जाएगा। इस समय लीसा पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी। ताकि यह मामला हमेशा के लिए खत्म हो जाए, उसने अपने बेटे को सेफ हाउस में छोड़ दिया और खुद अकेले चांग माओ को लेकर नीचे आई। उसने वह कंप्यूटर खोला जिसमें बैकअप था और चांग माओ को खुद वीडियो डिलीट करने दिया। बैकअप वीडियो को पूरी तरह से डिलीट करने के बाद चांग माओ ने धमकी भरे लहजे में कहा कि वह किसी भी हालत में पुलिस को खबर न करे। लीसा ने भी वादा किया कि वह इस बात को कभी उजागर नहीं करेगी। अच्छी बात, चांग माओ ने वादा निभाया और तुरंत यहाँ से जाने का फैसला किया, लेकिन उसकी साथी शियाओ मई ने उसे रोक लिया। चांग माओ ने कहा कि अब सबूत नष्ट कर दिए गए हैं, इसलिए जरूरी है कि वे यहाँ से निकल जाएं। हालांकि शियाओ मई मानती थी कि समस्या जड़ से खत्म होनी चाहिए, क्योंकि वह लड़का हत्या का गवाह बन चुका है। सुरक्षित रहने के लिए गवाह को खत्म करना बेहतर है। सामने वाले की निर्दयता और क्रूरता देखकर लीसा ने पुलिस को फोन करने के लिए मोबाइल निकाला, लेकिन जैसे ही उसने नंबर डायल किया और स्थिति बताने का मौका नहीं मिला, शियाओ मई ने उसका फोन छीन लिया और पुलिस को कह दिया कि गलती से फोन लग गया है। फिर उसने मोबाइल भी तोड़ दिया। आनन फानन में लीसा ने अपने बैग से एक नुकीली कील निकाली और जोर से शियाओ मई की जांघ में घुसेड़ दी। जैसे ही शियाओ मई दर्द से तड़प उठी, लीसा बिना समय गंवाए ऊपर की ओर भागी और अपने बेटे को सुरक्षा द्वार खोलने का इशारा किया। शियाओ मई के पीछा करने से ठीक पहले वे दोनों सफलतापूर्वक सुरक्षित कमरे में छुप गए। इस बीच लड़के का मन धीरे धीरे शांत हो गया और उसने अपनी मां को सारी घटना की पूरी सच्चाई बता दी। इसी दौरान बाहर खड़े दोनों लोग बेचैन होने लगे और दरवाजा तोड़ने का तरीका सोचने लगे। इसी समय दरवाजे की घंटी बजी। असल में यह एक डिलीवरी करने आया कुरियर था। लीसा को उम्मीद की किरण दिखी और उसने इंटरकॉम से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन इंटरकॉम पहले से खराब था, जिससे सिर्फ कुछ अस्पष्ट शोर सुनाई दिया। तभी शियाओ मई ने कमरे का दरवाजा खोला और कहा कि वही घर की मालकिन है। उसने कुछ शब्दों में कुरियर को टाल दिया। मदद की आखिरी उम्मीद जाती देख लीसा निराश हो गई। उसी समय बाहर खड़े दोनों लोग अब और इंतजार नहीं कर सके। शियाओ मई इलेक्ट्रिक ड्रिल ले आई और सुरक्षा दरवाजे को तोड़ने का इरादा किया। बाहर से ड्रिल की आवाज सुनकर लीसा बेचैन हो गई और जल्दी से बेसबॉल बैट उठाकर अपनी सुरक्षा के लिए तैयार हो गई। लेकिन सुरक्षा दरवाजे की सामग्री बहुत खास थी। दोनों ने लगातार 3 घंटे तक ड्रिलिंग की, लेकिन स्टील का दरवाजा बिल्कुल भी नहीं टूटा। गुस्से में शियाओ मई ने जोर से दरवाजे पर लात मारी। तभी फिर से डोरबेल बजी और बाहर से एक पुलिस वाला अंदर आ गया। क्योंकि शियाओ मई का स्वभाव बहुत उग्र था, बड़ी मुसीबत न हो जाए इसलिए चांग माओ ने खुद बाहर जाकर पुलिस वाले से बात करने का फैसला किया। उसने पहले जानबूझकर अपने बाल गीले किए, फिर दरवाजा खोलकर पुलिस वाले से बात की। उसने समझाया कि वह नहा रहा था, इसलिए दरवाजा खोलने में देर हो गई। पुलिस वाले को दरवाजे पर देखकर लीसा को अचानक एक उम्मीद की किरण नजर आई और उसने अपने बेटे को इशारा किया कि जल्दी से इंटरकॉम ठीक कर दे। पुलिस वाले ने कहा कि उसे शिकायत मिली है कि यहाँ कोई लोगों को परेशान कर रहा है। चांग माओ ने तुरंत बात को छुपाने की कोशिश की और कहा कि उसकी बहन की मानसिक हालत थोड़ी खराब है, इसलिए वह अभी चिल्ला रही थी, लेकिन अब वह सो गई है। चांग माओ की बात सुनकर पुलिस वाले ने उस पर विश्वास किया और मुड़कर जाने लगा, लेकिन तभी इंटरकॉम से आवाज आ गई। पुलिस वाले ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, तेजी से अपनी पिस्तौल निकालकर चांग माओ पर तान दी और उसे दोनों हाथ आगे करके दरवाजे पर झुकने को कहा। जैसे ही पुलिस वाला चांग माओ को गिरफ्तार करने वाला था, निर्दयी शियाओ मई ने बिना झिझक पुलिस वाले को गोली मार दी। दोनों ने लाश को घसीटकर ड्राइंग रूम में ले गए और सोचने लगे कि इसे कैसे दफनाया जाए। लीसा को तो यकीन ही नहीं हो रहा था, दो छोटे चोरों ने पुलिस वाले को गोली मारने की हिम्मत कैसे कर ली। अगर कोई और आया तो उसका भी यही अंजाम होगा। खुद को मौत के हवाले करने के बजाय माँ बेटे को कोई और तरीका सोचना होगा। अब हालात ऐसे हैं कि सिर्फ फोन ढूंढकर पुलिस को सूचना देना ही एकमात्र रास्ता है। लड़के ने कहा कि उसे लॉकर में एक मोबाइल फोन है, लेकिन लॉकर तो ड्राइंग रूम में है। लीसा को लगा कि अभी दोनों लोग लाश को संभालने में व्यस्त हैं, इसलिए बाहर जाने का यह सबसे अच्छा मौका है। लेकिन चूंकि लॉकर खोलने के लिए बेटे की उंगली के निशान चाहिए
चाहिए थे, मजबूरी में उसने बेटे को ही बाहर जाने के लिए हिम्मत दी। लड़के ने हिम्मत जुटाकर सेफ रूम से बाहर कदम रखा, दबे पांव ड्राइंग रूम में पहुंचा और बेसब्री से लॉकर खोलने लगा, लेकिन लॉकर में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जब उसने झुककर देखा तो पता चला कि प्लग लगाना ही भूल गया था। लड़का झुक गया और प्लग लगाने ही वाला था कि गलती से उसने ग्लोब को खींच दिया। गिरने की आवाज से नीचे दोनों चौंक गए। शाओमेई ऊपर आई, लीसा बाहर आई और बेटे को ले जाने लगी, लेकिन लड़का फिर कोशिश करना चाहता था। शाओमेई ने ऊपर देखा, वहाँ कोई नहीं था। वह डर गई और कहीं और चली गई। उसे नहीं पता था कि माँ बेटा बिस्तर के नीचे छिपे थे। फिर दोनों धीरे धीरे सेफ हाउस लौटे, लेकिन अनजाने में शाओमेई से टकरा गए। माँ बेटा भागकर कमरे में लौटे। शाओमेई ने दरवाजा पकड़ा, लीसा ने बाहर धक्का दिया, जिससे शाओमेई बेहोश हो गए। लीसा ने जल्दी से बेटे के घाव को सैनिटाइज कर पट्टी बांधी। उसकी आंखों में बेटे के लिए अपराध बोध था। उसे पछतावा था कि उसने बेटे को अकेले बाहर जाने दिया। इसी दौरान लड़के ने मोबाइल फोन हिलाया। असल में उसने आखिरी क्षण में तिजोरी खोलकर मोबाइल फोन हासिल कर लिया था। लीसा पुलिस को सूचना देने की तैयारी करने लगी, लेकिन इस बंद माहौल में सिग्नल नहीं था। लड़के ने माँ को मैसेज भेजने की सुविधा आजमाने की सलाह दी। लीसा ने तुरंत मैसेज टाइप किया। तभी उसे कुछ दिन पहले मिले गंजे पड़ोसी की याद आ गई, इसलिए उसने आजमाने के लिए वो मैसेज भेज दिया। आखिरकार मोबाइल में थोड़ी सिग्नल आ गई और संदेश सफलतापूर्वक भेजा गया। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि मैसेज पढ़ते ही गंजा पड़ोसी तेजी से वहां पहुंच गया। अच्छा हुआ दोनों चोर लाश को ठिकाने लगाने में व्यस्त थे। उन्होंने वॉकी टॉकी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। लीसा ने सब कुछ उसे बता दिया और पुलिस को सूचना देने को कहा, लेकिन गंजा पड़ोसी हीरो बनने के चक्कर में था। उसे पूरा यकीन था कि वह खुद ही इन दोनों छोटे चोरों को निपटा सकता है। लीसा उसकी जिद के आगे हार गई और बता दिया कि वह गैराज से घर जा सकता है। इसके बाद जब दोनों चोर लाश संभाल रहे थे, गंजा पड़ोसी चुपचाप घर में घुस गया, लेकिन थोड़ी देर में दोनों ने उसे पकड़ लिया। शाओमेई ने बंदूक गंजे के सिर पर तान दी और माँ बेटी को कमरे से बाहर जाने को कहा। गंजा पड़ोसी बार बार लीसा से बचाने की गुहार लगाने लगा। इसी दौरान गंजा पड़ोसी से एक बात गलती से निकल गई। देखते ही देखते अब और छुपाया नहीं जा सकता था। गंजे ने भी अपनी झूठी मुखौटा उतार दी। असल में वही दोनों के पीछे का बॉस था। इन दोनों नाकाम और मुसीबत बढ़ाने वाले गुर्गों पर गंजा बुरी तरह बरस पड़ा। असल में तो बस थोड़ा सा पैसा चुराने का इरादा था, लेकिन अब मामला लगातार बिगड़ता ही जा रहा था। ये सब देखकर पहले से ही डरा हुआ लंबी बालों वाला और भी ज्यादा डर गया। जेल जाने के डर से उसने बीच में ही सब छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह जाने की तैयारी कर रहा था, गंजे ने उसे गोलियों से भून डाला। एक के बाद एक लोग मरते जा रहे थे, जिससे लीसा पूरी तरह से टूट गई। लड़का तुरंत उठकर अपनी माँ को दिलासा देने लगा, लेकिन जैसे ही वे थोड़ा शांत हुए, उन्होंने देखा कि बाहर गंजे ने वेंटिलेशन का रास्ता बंद कर दिया है। इसके बाद उसने माँ बेटे को चेतावनी दी कि जल्दी बाहर आ जाओ, वरना ऑक्सीजन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। लीसा जानती थी कि बाहर जाने पर भी उनकी मौत तय है। वह मरना मंजूर कर सकती है, लेकिन हार मानना नहीं। जैसे जैसे ऑक्सीजन कम होती जा रही थी, घबराई लीसा इंटरकॉम पर चिल्लाने लगी, लेकिन इंटरकॉम तो पहले ही गंजे ने खराब कर दिया था। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने सारी उम्मीद अपने बेटे पर लगा दी कि शायद वह कोई उपाय सोच सके। तभी लड़के को अपनी रिसर्च की स्मार्ट सिस्टम की याद आई। उसने मोबाइल से रिमोटली नल खोल दिया, जिससे जल्दी वॉश बेसिन का पानी भरकर बाहर बहने लगा। पानी की आवाज सुनकर शाओमेई ऊपर देखने चली गई। वह जैसे ही अंदर जाकर पानी का वाल्व बंद करने वाली थी, तभी पीछे से गंजे ने उसे पकड़ लिया। अब पानी में पूरी तरह करंट फैल चुका था। इसी दौरान बिजली का मेन स्विच भी ट्रिप हो गया और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। स्थिति बिगड़ते देख गंजा आदमी तय करता है कि वे माँ बेटे को अलग अलग घेरेंगे। सुरक्षित कमरे से निकले दोनों चुपचाप कोने में छिप जाते हैं। माँ बेटे को ढूंढने में नाकाम गंजा आदमी लड़के के कमरे से हलचल सुनता है, तो वह धीरे धीरे पास जाकर अंधेरे में छाया पर गोलियां चला देता है। आगे बढ़कर देखता है तो पाता है कि खून के तालाब में पड़ा व्यक्ति उसका आदमी है। गंजा आदमी गुस्से में आ जाता है और कसम खाता है कि वह माँ बेटे को खत्म कर देगा। माँ बेटा एक दूसरे का सहारा लेकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी बेटे को किसी ने जोर से पकड़ लिया। गंजा आदमी जैसे ही गुस्से में लिसा को मारने ही वाला था, ठीक उसी वक्त लड़के ने अपनी जेब से एक धारदार चीज निकालकर गंजे की टांग में घोंप दी। लिसा ने मौके का फायदा उठाकर गंजे के हाथ से बंदूक गिरा दी और तुरंत भागने लगी, लेकिन फिर से पकड़ ली गई। लिसा ने बेटे को इशारा किया कि वह चिंता न करे और जल्दी भाग जाए, जबकि उसे गंजे आदमी ने कसकर पकड़ रखा था। घबराहट में लिसा ने बेसबॉल बैट उठाकर उस आदमी को गिरा दिया। गंजा आदमी जैसे तैसे उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसका सामना लिसा की चलाई गई बेरहम गोली से होता है। आखिरकार माँ बेटे ने अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता के बल पर इस एक तरफा संघर्ष में जीत हासिल की।